नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल की काव्य धाराएँ। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हम रीतिकाल के नामकरण और रीतिकाल की समय सीमा पर विचार कर चुके हैं। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि रीतिकाल की समय सीमा कितनी थी और रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रीतिकाल की काव्य धाराएँ, यानी रीतिकाल में कितने प्रकार की काव्य धाराएँ प्रवाहित थी, कितने प्रकार के काव्य जो रचना की जा रही थी कवियों के द्वारा। तो रीतिकाल की काव्य धाराएँ जानने से पहले हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि रीतिकाल क्या था या रीति कवि कौन थे। तो हमारी पहले की वीडियो में ही मैं आपको कवर कर चुकी हूँ। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकालीन कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर जिस काव्य की रचना की उसे रीति काव्य और उन कवियों को रीति कवि कहा गया। उसके पश्चात रीतिकाल के अंदर दरबारी संस्कृति जो थी उसका प्रचलन था, यानी दरबारी संस्कृति थी वो अपने चरम पर थी। भारत में संस्कृति के विकास व विस्तार के दो ही प्रमुख केंद्र रहे हैं, पहला मंदिर और दूसरे दरबार। प्राचीन काल में मंदिर देवालयों के द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास होता रहा, परंतु रीति काल में आकर दरबार ने संस्कृति का पालन पोषण करना आरंभ कर दिया। इस काल में शक्ति, सत्ता और संपत्ति ही दरबार बन गया। रीतिकाल के आरंभ होने से कुछ समय पूर्व अकबर व जहांगीर ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए हिंदुओं की संस्कृति को सम्मान देना आरंभ किया। जहांगीर के दरबार में अद्भुत वैभव के साथ साथ अतृप्त विलास व वासना को भी स्थान मिला। शाहजहां का दरबार भी भोग विलास का अड्डा बन चुका था। उसके पश्चात उसका पुत्र औरंगजेब, उसने अपने धार्मिक कट्टरपन के चलते संस्कृति, काव्य, कला आदि का त्याग कर दिया, परंतु उसका जीवन युद्धों में ही व्यतीत हो गया। उसके उत्तराधिकारी भोग विलास की साक्षात मूर्ति थे। इन मुगल शासकों व अन्य स्वतंत्र राजाओं ने अपने दरबार में सुख, भोग, विलास, वैभव का प्रदर्शन करने में कोई कसर न छोड़ी थी। इसीलिए इस समय दरबारी संस्कृति थी उसका प्राधान्य हो गया। भारत में संस्कृति और कला दोनों एक दूसरे पर आश्रित रही है। अगर हम आदिकाल से ही इसके ऊपर विचार करें तो हम यही पाते हैं कि हमारे भारतवर्ष में संस्कृति और कला एक दूसरे के ऊपर आश्रित रही है और एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहकर इन्होंने अपना विकास किया है। परंतु रीतिकाल में आकर दरबारी संस्कृति ही कला का पालन पोषण करने वाली धाई बन गई। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों के आश्रित कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में दरबारी संस्कृति का अनेक भांति से वर्णन किया। तो इस तरह से पूरे रीतिकाल के अंदर दरबारी संस्कृति का दबदबा बना रहा और कवियों ने अपने काव्य के अंदर दरबारी संस्कृति को पर्याप्त स्थान दिया। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की काव्य धाराओं के बारे में। रीतिकालीन कवियों की रचनाओं को विद्वानों ने 3 वर्गों में बांटा है, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। इसलिए यह 3 काव्य धाराएं रीतिकाल में प्रचलन में थी। कौन कौन सी? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। 3 प्रकार की काव्य धाराएं रीतिकाल में चलती थी। इनमें से जो रीति मुक्त है, इस पर सभी विद्वान एक मत है कि रीति मुक्त काव्य कौन सा था, रीति मुक्त कवि कौन थे। लेकिन रीतिबद्ध और रीति सिद्ध विद्वानों पर जो है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों पर विद्वानों के अंदर पर्याप्त मतभेद हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य के बारे में। रीतिबद्ध काव्य आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जिन कवि आचार्यों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाना चाहिए। रीतिबद्ध काव्य धारा से तात्पर्य उस काव्य धारा से है जिसमें रीति ग्रंथों का प्रणयन हुआ एवं लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ और कवियों ने रीति के नियमों में बद्ध होकर काव्य रचना की। यानी यहाँ पर ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मत है, जिन्होंने कहा है कि जिन कवियों ने
काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों एवं काव्यांगों मतलब काव्य के जो अंग होते हैं। काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं? रस, अलंकार, ध्वनि, नायक नायिका भेद, शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य भेद, छंद, काव्य रीति, काव्य वृत्ति इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? काव्य के अंग होते हैं। तो इन सभी काव्य के अंगों का वर्णन करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की, काव्य अंगों का विवेचन किया, रीति निरूपण किया और आचार्य कवि कर्म के द्वारा उदाहरण, लक्षण इत्यादि प्रस्तुत किए। किसके उदाहरण लक्षण प्रस्तुत किए? अलंकारों के, रस के, ध्वनि के, शब्द शक्तियों के, काव्य वृत्तियों के, काव्य रीतियों के। ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए, यानी जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। अब लक्षण ग्रंथ क्या है? लक्षण ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसमें काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर रस, अलंकार, नायक नायिका भेद, ध्वनि, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद, काव्य रीति, काव्य वृत्ति इत्यादि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किन किन विद्वानों ने इनके कितने कितने भेद किए हैं, इन सभी के लक्षण बताना और लक्षण बताते हुए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना। इन सब का वर्णन जिन ग्रंथों में हुआ उनको लक्षण ग्रंथ कहा गया और इन लक्षण ग्रंथों का निर्माण जिन कवियों ने किया उनको रीतिबद्ध कवि कहा गया। यानी इन कवियों को रीति की पूरी जानकारी थी। रीति की जानकारी मतलब काव्य शास्त्रीय नियमों की और सिद्धांतों की पूरी जानकारी थी और काव्य शास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, रीति ग्रंथ लिखे। वो रीतिबद्ध कवि थे और इस प्रकार के काव्य को रीतिबद्ध काव्य कहा गया। अब उसके पश्चात हम आते हैं रीति सिद्ध काव्य पर कि रीति सिद्ध काव्य धारा कौन सी काव्य धारा थी। रीति सिद्ध काव्य धारा से तात्पर्य उस काव्य धारा से है जिसमें रीति ग्रंथों एवं लक्षण ग्रंथों का तो निर्माण नहीं हुआ, परंतु इस काव्य धारा के कवियों को रीति की पूरी जानकारी थी। रीति में निपुण होते हुए भी इन्होंने केवल काव्य रचना की और काव्य शास्त्रीय नियमों की जानकारी का प्रयोग अपने काव्य में किया। यानी रीति सिद्ध कवि वो कवि थे जिन्होंने रीतिबद्ध कवियों की भांति लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया। यानी इन्होंने अलंकार क्या होता है, रस क्या होता है, नायिकाएं कितने प्रकार की होती है, छंद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, शब्द शक्तियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इन सब की जानकारी उन्हें थी। यानी इन सब के बारे में उनको पता था, बहुत अधिक बहुज्ञ थे वो। रीतिबद्ध कवियों से भी ज़्यादा जानकारी इन कवियों को थी काव्य के अंगों के बारे में, काव्य शास्त्रीय नियमों के बारे में, काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में। लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्हें जो काव्य शास्त्रीय नियम, काव्य शास्त्रीय सिद्धांत और रीति की जो जानकारी थी उस जानकारी का प्रयोग इन्होंने कविता रचना में किया। यानी इस पूरी जानकारी का प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के अंदर किया और इसलिए उनकी रचनाएं जो थी वो रीतिबद्ध कवियों से अधिक उत्कृष्ट श्रेणी की थी, अधिक उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए इन कवियों को रीति सिद्ध कहा गया। यानी रीति का प्रयोग करने में सिद्ध हस्त ये कवि थे। रीतिबद्ध कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, लक्षण दिए, उदाहरण दिए, अलंकारों के, काव्य के जो अंग होते हैं उन सभी के उदाहरण दिए, लक्षण ग्रंथ लिखे। और रीति सिद्ध कवि वो थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, लेकिन काव्य शास्त्रीय नियमों, काव्य के अंगों और उनके बारे में इन्हें पूरी जानकारी थी, जिस जानकारी का प्रयोग इन्होंने अपनी कविता रचना में किया, कविता लेखन में किया। और इसलिए इनकी रचनाएं अधिक उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने आई और ये रीति के प्रयोग में सिद्ध हस्त थे। यानी रीति की इन्हें जानकारी थी और ये सिद्ध थे रीति के प्रयोग में, जिसका प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया। और इस तरह से हमारे सामने अधिक सुंदर रचनाएं जो हैं वो सामने आई। ये रीति सिद्ध काव्य है। उसके पश्चात रीतिबद्ध कवि कौन से थे और रीति सिद्ध कवि कौन से थे। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास का नाम सबसे पहले आता है। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिख, उसके पश्चात मतीराम,
मतीराम ने रसराज, ललित ललाम, मतीराम सतसई, अलंकार पंचाशिका इत्यादि रचनाएं लिखी। भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदोर्ण व पिंगल इत्यादि रचनाएं लिखी। भूषण की रचना वैसे तो वीर रस के कवियों में होती है, लेकिन यहाँ पर इनका एक ग्रंथ है शिवराज भूषण, जो कि इन्हें रीतिबद्ध कवि भी सिद्ध करता है। भूषण का शिवराज भूषण, चिंतामणि का रस विलास, कवि कुल कल्पत्रु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार इत्यादि। पद्माकर के पद्माभरण और जगत विनोद 2 ग्रंथ हैं जो कि रीतिबद्ध रचनाएं हैं। देव कवि ने रस विलास, भाव विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, सुख सागर तरंग इत्यादि रचनाएं लिखी। तो ये सब रीतिबद्ध कवि थे। इसके अलावा भी रीतिबद्ध बहुत सारे कवि थे, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में इतने कवियों का ही विवरण है, तो हम इतने ही कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी प्रताप शाही, जिनकी रचनाएं व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विलास, अलंकार चिंतामणि इत्यादि थी। इसके अलावा इन सब के अलावा जो है कुलपति मिश्र प्रमुख रीतिबद्ध कवि थे, जिनकी रचना रस रहस्य, नखशिख इत्यादि थी। जसवंत सिंह की आनंद विलास, भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत इत्यादि रचनाएं थी। तो यहाँ पर हम सभी रीतिबद्ध कवियों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रीतिबद्ध कवि थे। उसके पश्चात हम आते हैं रीति सिद्ध कवियों में। रीति सिद्ध कवि कौन कौन से थे? तो रीति सिद्ध कवियों के अंदर सबसे पहला नाम आता है कवि बिहारी का, और उनकी रचना है बिहारी सतसई। बिहारी को संपूर्ण रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है, यानी संपूर्ण रीतिकाल जो संवत 1700 से संवत 1900 तक का जिसका समय था, इन 200 साल की अवधि का अगर कोई प्रतिनिधि कवि हम मानते हैं तो वो है बिहारी। और बिहारी ने सिर्फ एक रचना लिखी थी जिसका नाम था बिहारी सतसई, जिसके अंदर 714 दोहे हैं। बिहारी अपने सिर्फ एक इसी रचना के कारण हिंदी साहित्य के अंदर अमर हो गए। ये रीति सिद्ध कवि थे। बिहारी के पश्चात अगला नाम आता है बेनी बंदीजन ने रस विलास काव्य रचना लिखी। पजनेस ने मधुर प्रिया और नखशिख, इनकी ये जो 2 ग्रंथ हैं मधुर प्रिया और नखशिख, ये अब तक हमें प्राप्त नहीं हुए, हमें मिले नहीं हैं, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने इनके इन 2 ग्रंथों के बारे में बताया है कि ये 2 ग्रंथ हैं, ये पजनेस ने लिखे थे। किसके अनुसार? शिव सिंह सेंगर के अनुसार। कौन कौन से ग्रंथ? मधुर प्रिया और नखशिख। रसनिधि ने वैसे तो कई रचनाएं लिखी थी, लेकिन इनके 2 काव्य ग्रंथ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, 12 मासा और रतन हजारा रसनिधि की कीर्ति का आधार स्तंभ है, यानी रसनिधि रतन हजारा की वजह से अधिक प्रसिद्ध कवि हुए। उसके पश्चात नेवाज ने शकुंतला नाटक नामक काव्य रचना लिखी थी। उसके पश्चात वृंद कवि ने नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, पावस पचासा इत्यादि वृंद कवि ने कई प्रकार की रचनाएं लिखी, जिनके अंदर नयन पच्चीसी और पवन पच्चीसी रचनाएं अधिक प्रसिद्ध है। तो ये है रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि। उसके पश्चात हम आते हैं रीति मुक्त काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के ऊपर कि रीति मुक्त कवि कौन थे। रीति मुक्त काव्य धारा से तात्पर्य उस काव्य धारा से है जिसमें कवियों ने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा से सर्वथा निरपेक्ष रहकर वैयक्तिक प्रेम की स्वानुभूतियों को नैसर्गिक सौंदर्य एवं स्वच्छंदता के साथ अभिव्यक्त किया। ये कवि कौन थे? रीति मुक्त कवि। और ये काव्य धारा कौन सी थी? रीति मुक्त काव्य धारा। यानी रीति मुक्त काव्य धारा वो काव्य धारा थी जिस काव्य धारा के कवि रीति से मुक्त थे, पूरी तरीके से मुक्त थे, यानी ना तो इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही काव्य शास्त्रीय नियमों और काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों की जानकारी का प्रयोग अपने काव्य में किया। इन्होंने अपने हृदय की स्वतंत्र अनुभूतियों के आधार पर काव्य रचना की, यानी इन्होंने जो इनके हृदय में घटित हुआ, जो इन्होंने स्वानुभूत किया, यानी स्वानुभूत का मतलब स्वयं अनुभूत किया, जिनकी इनको स्वयं अनुभूति हुई, इन्होंने अपने जीवन में जिसको भोगा, जिसको अनुभव किया,
और जो इनके हृदय ने जो लिखने की गवाही दी, इन्होंने वही लिखा। इन्होंने दिखावे के लिए, आडंबरों के लिए या प्रसिद्धि, सम्मान, पैसा पाने के लिए, दरबारी संस्कृति को पोषित करने के लिए इन्होंने काव्य रचना नहीं की। इन्होंने अपने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की। वो थे रीति मुक्त कवि, यानी ये रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों से सर्वथा निरपेक्ष थे। इन्हें इन दोनों प्रकार की काव्य धाराओं से कोई लेना देना नहीं था। इनके हृदय में जो भावनाएं उठी वो इन्होंने काव्य के अंदर लिख दी। इनके बारे में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि रीतिकाल के अन्य कवि किराए के आंसुओं से रो रहे हैं, यानी किराए के आंसुओं से, यानी पैसे लेकर रोने का वो दिखावा कर रहे हैं। लेकिन जो घनानंद है, जो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, वो अपने स्वयं के आंसुओं से रो रहे हैं। यानी इन्होंने अपने काव्य के अंदर विरह की अनुभूतियों को, संयोग की अनुभूतियों को जो वर्णन किया है वो इनका स्वयं अनुभूत है। इन्होंने स्वयं अनुभव किया और वही अपने काव्य के अंदर लिखा। इन्होंने दिखावे के लिए या पैसा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं लिखा। तो ये थे रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा में प्रेम की स्वच्छंदता के साथ भक्ति, नीति एवं वीरता का भी स्वच्छंद चित्रण मिलता है। स्वच्छंद यानी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, जो इनके हृदय में आया वही इन्होंने लिखा। और प्रेम का इन्होंने वर्णन किया है, प्रेम की सुखद अनुभूतियों का, दुखद अनुभूतियों का, प्रेम के संयोग पक्ष का, वियोग पक्ष का सभी चित्रण इन कवियों के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि, सबसे पहले इस काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं घनानंद। घनानंद की रचनाएं सुजान सागर, वियोग बेली, इश्क लता, प्रीति पावस, कृपा कंद निकंद इत्यादि हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसका वर्णन मैं यहाँ कर रही हूँ। उसके पश्चात घनानंद के बाद बोदा की विरह वारिश और इश्कनामा, दो प्रकार की रचनाएं उपलब्ध होती हैं। आलम ने आलम केली नामक ग्रंथ लिखा। ठाकुर ने ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, दो काव्य ग्रंथ लिखे। और द्विजदेव ने श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी, दो काव्य ग्रंथ लिखे थे। इन कवियों की प्रमुख विशेषता यही है कि जो इन्होंने अपने निजी जीवन में भोगा, जो निजी जीवन में अनुभव किया, वो इन्होंने काव्य के अंदर उकेरा, उसके चित्र इन्होंने काव्य के अंदर प्रस्तुत किए हैं। तो ये थी रीति मुक्त काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तीन प्रकार की काव्य धाराएं थी उस समय। रीतिबद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा जिस कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। लक्षण ग्रंथों के अंदर उन्होंने उदाहरण दिए, लक्षण दिए, किसके? काव्य के अंगों के, और काव्य शास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जो संस्कृत के अंदर काव्य शास्त्रीय सिद्धांत प्रचलित थे, उन्हीं के अनुकरण पर इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। रीति सिद्ध कवि वो कवि थे जिन्हें काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों और नियमों की पूरी जानकारी थी, काव्यांगों की पूरी जानकारी थी, लेकिन इन्होंने इनके ऊपर कोई अलग से स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि काव्य रचना की और उस काव्य रचना के अंदर इनको जो जानकारी थी काव्य शास्त्रीय नियमों, सिद्धांतों और काव्य के विभिन्न अंगों की, उस जानकारी का प्रयोग इन्होंने अपने कविता लेखन में किया। और तीसरे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। रीति मुक्त कवि वो कवि थे जिनमें रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा से कोई लेना देना नहीं था। ना इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों की जानकारी का प्रयोग इन्होंने अपनी कविता लेखन में किया। इन्होंने जो स्वयं अनुभूत किया, जो अपने जीवन में अनुभूत किया, हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर इन्होंने काव्य रचना की। धन्यवाद।